नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज फिर मैं अपने फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूँ और ये है बीजेपी के ऊपर। लोग बाग जानना चाहते हैं कि बीजेपी का आगे भविष्य कैसा है। हालांकि बीजेपी अब पावर एंजॉय कर रही है, मोदी जी का सेकंड टेन्योर चल रहा है। मैंने 2014 में ही बोला था कि मोदी जी का 3 टेन्योर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो मतलब 14 से 19, 19 से 24 और 24 के बाद 29 तक का ही मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है। इसलिए जब भी मेरे फॉलोअर्स जब पूछते हैं तो मुझे थोड़ा सा संकोच होता है बोलने में। लेकिन ये 1-2 बातें मैं ज़रूर बोलता हूँ कि मोदी जी को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 2022-23 में। थोड़ा हेल्थ का थोड़ा केयरफुल रहना है। हमारे जितने भी मित्र लोग हैं वो जब भी मुझसे सलाह मशवरा करते हैं तो मैं जब उनको बताता हूँ तो खबरें ऊपर तक जाती हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या एडवाइस है। तो हमारे फिर मित्र ने बीजेपी का पूछा है तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि 2029 तक तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। लेकिन बीजेपी पार्टी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 में, उसके पहले की कहानी क्या थी कि जनसंघ बना। जनसंघ सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी ये बड़े ही धुरंधर नेता हुआ करते थे। मैंने बीजेपी की कुंडली में खासतौर से मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा और रिसर्च किया और मैं अपने कुछ गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कुछ पॉइंट्स अच्छे रेज किए और उसको भी मैंने इस कुंडली में देखा। देखिए, जब बीजेपी पार्टी का गठन हो रहा था 6 अप्रैल 1980 को, उस समय जो लग्न था वो मिथुन लग्न था और चंद्रमा जो था वो ज्येष्ठा नक्षत्र में था, बुध के नक्षत्र में था। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक अच्छी दशा मिली और उस दशा के बाद पार्टी धीरे धीरे उठना शुरू हुई। 1980 के बाद अभी 40 साल पुरानी पार्टी है। बीजेपी के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे। पहले कुछ दिन, फिर कुछ महीने, फिर लगभग 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मिथुन लग्न में कोई ग्रह नहीं, दूसरा घर खाली, तीसरे घर में मंगल, राहु, गुरु, शनि, चौथा खाली, 5वां खाली, छठे घर में नीच का चंद्रमा, 7वां खाली, 8वां खाली, 9वें घर में बुध और केतु, 10वें घर में सूर्य, 11वां खाली और 12वें में शुक्र। तो देखिए, शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। नवांश में वो मीन राशि में बैठा हुआ है। नवांश कुंडली टॉरस लगने की है तो पावरफुल हो गया। 10वें घर में सूर्य बैठा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस कुंडली में, तो उसको मैं ये बोलूँगा कि मंगल, गुरु और शनि का वक्री होना तीसरे घर में राहु के साथ और छठे घर में चंद्रमा का बैठना। नीच का है लेकिन ये बहुत ही पावरफुल चंद्रमा है। इसको शुक्र देख रहा है। मेरा ये मानना है कि तीसरे घर में जो गुरु, राहु, मंगल और शनि हो, खासतौर से राहु और गुरु में जो क्लोज डिग्री संबंध है, और यही गुरु नवांश में दूसरे घर में बैठा हुआ है और राहु बुध के साथ लग्न में बैठा हुआ है। पूरी कहानी सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, जब तक संघ का बीजेपी में कंट्रोल रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक बीजेपी में प्रधानमंत्री बैचलर रहेगा, अविवाहित व्यक्ति जब तक प्रधानमंत्री रहेगा इस पार्टी में, ये पार्टी सर्वाइव करेगी। क्यों? हम इसको एक मुनि योग बोलते हैं और मुनि योग का मतलब ये हो गया कि ऋषि मुनि योग। तो ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित है, संघ का प्रचारक या संघ से जुड़ा हुआ है, पैतृक संगठन आरएसएस जो होगा,
वहाँ से निकला हुआ आदमी जब बीजेपी में आएगा और प्रधानमंत्री पद में जाएगा, ये पार्टी सर्वाइव करेगी। जिस दिन इस पार्टी में मैरिड आदमी आ गया, मैं समझता हूँ उस दिन पतन हो जाएगा। पारिवारिक आदमी जो भी आएगा वो ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये एक मैसेज भी देता हूँ कि मोदी जी तो हैं ही हैं, जितने भी पेंडिंग काम है मैं समझता हूँ वही कर सकते हैं, उनकी और अमित शाह की जोड़ी। और ख़ास तौर से कोविड में जितने बिल पास हुए हैं आज तक कभी नहीं हुए हैं। सो 2021 में बहुत से उम्मीद है कि काफ़ी बिल पास होंगे जो ज़रूरी भी है। तो इस मुनि योग का फल हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। आगे जो दशा होगी 2028-29 के बाद, ये थोड़ा सा हिचकोले खाइए, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ यदि कोई मुनि रहेगा तो पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। ख़ास तौर से बार बार मैं कह रहा हूँ कि संघ की जो आइडियोलॉजी है, जिसको लेके संघ बना था, उनके जो संस्थापक थे, जो वो चाहते थे, मेरा ये मानना है कि जब तक वो इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक इस पार्टी में एक मुनि का रहना बहुत ज़रूरी है। और यदि ऐसे मुनि आते रहे तो जैसे कहते हैं ना कि इस देश में दूध की नदियां बहती थी, मैं समझता हूँ कि एक स्वर्णिम देश कहलाएगा, उसका एक अच्छा इतिहास होगा। उसके लिए कष्ट तो भोगना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो भी सहा जाएगा। नमस्कार।